गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? तो आई गेस सभी को ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। हमने लास्ट क्लास में आई गेस साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ा था। उस टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई डाउट? गूगल मीट पे संजीत के नाम से कौन है? आप जरा नाम बताएंगे बच्चे? आप चैट पे लिख दो। चंचल चंचल चंचल, ओके ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन से इज एनी डाउट फ्रॉम एनीवन? क्लियर है? चलिए फिर सॉरी। तो नेक्स्ट डाउट करो। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि दो वायर, एक वायर को जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है उसको हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद उसके ऊपर उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वायर पे, करंट कैरिंग वायर पे, वो फोर्स का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। ठीक है? तो जो टॉपिक है, टॉपिक आप लिख लेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर placed in external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो डायग्राम के बेस पे मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए ये कंडक्टर है। अब कंडक्टर यानी वायर की बात हो रही है तो वायर सिलेंड्रिकल शेप का होगा। अब सिलेंड्रिकल शेप का होगा तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है? जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? ए। लेंथ मान लीजिए एल। और जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन है जो कि वायर के साथ एक एंगल थीटा पे है। ठीक है? तो वायर है, ठीक है, ये एक्सिस हो गया इसका, जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है। इलेक्ट्रॉन यानी जो चार्ज है उसके अंदर जो फ्लो कर रहे हैं, यानी कि करंट बेसिकली क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज फ्लो कर रहे हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फ्लो करेंगे। और जो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक एंगल थीटा पे एंगल बना रही है इस वायर के साथ। क्लियर है? ये हो गया डायग्राम का एक्सप्लेनेशन जो हम लिखते हैं ना, कंसीडर ए करंट कैरिंग वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेंथ एल। ठीक है? प्लेस्ड एट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। इस तरीके से आप डायग्राम को एक्सप्लेन करते हो। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बात करते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होगी है तो अब हम फोर्स निकालने की बात करते हैं। हम एक बात करते हैं कि हमने जब पढ़ा था इससे पहले, जब पहले की क्लासेस में पढ़ा है कि कोई भी चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का एक फोर्स लगता है। यानी कि कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। सबको याद है? रिवाइज करो एक बार, मन में ही बोल लो, फिर मैं बोलूंगा तो फिर देखना कि सही का बोल, सही याद किया कि गलत याद किया। फोर्स का फॉर्मूला जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो वो आपको याद आ गया, आपके माइंड में आ गया। वो कितना होता है? क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। ये पढ़ा है हमने। दो तरीके के फोर्स पढ़े हैं,
अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो QE, अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो QVB। ठीक है, B मैग्नेटिक फील्ड, V वेलोसिटी एंड Q जो चार्ज है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने जो माना वो क्या है, ड्रिफ्ट, यानी कि ये तो हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज की, है ना, ये क्या हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो -E है वो क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वो क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो सेम होता है, बट प्लस और नेगेटिव का फर्क आ जाता है, तो हमने -E ले लिया। क्लियर है बात यहाँ तक? तो अब अगर मैं फोर्स निकालूं, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैं स्मॉल एफ से डिनोट कर रहा हूं। तो क्या होता है, Q V क्रॉस B, क्रॉस हटाते हो तो क्या लगाते हो, साइन थीटा, तो क्रॉस हटाओगे तो क्या लगा दोगे, साइन थीटा, दैट इज QVB साइन थीटा। हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। अब Q जो है, अगर Q की अगर बात करते हो, Q की अगर बात करते हो तो Q यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, है ना, Q की अगर बात करोगे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, यानी EVB साइन थीटा। ये क्या आ गया, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे आ गया। समझ गए, EVB साइन थीटा। समझ में आ गई ना बात? अब देखिए, अब ये तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर निकाला है, पर ये जो हमने कंडक्टर लिया है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और लेंथ L है, इसका इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो भी तो निकालना पड़ेगा, तभी तो आप उससे मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो टोटल फोर्स निकाल पाओगे, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि जो स्मॉल n है, लेट कर लेते हैं कि जो स्मॉल n है, स्मॉल n इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ, यानी एक लेंथ में, यूनिट लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यूं भी बोल सकते हो। बट यहाँ पे सिलेंड्रिकल वायर है, तो सिलेंड्रिकल वायर का मतलब हो गया वॉल्यूम, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पूरे में फैला होगा ना, लेंथ के अलग तो है नहीं, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का केस आ गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वॉल्यूम को क्या कर दोगे, n से मल्टीप्लाई कर दोगे। पर वॉल्यूम निकालने का एक नया फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, वॉल्यूम निकालने का एक नया फॉर्मूला क्या सिखाया है, V इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, है ना, एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला सिखाया था। तो अगर एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, A इंटू एल, यानी n को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे। इतनी बात समझ में आएगी ना, इतनी बात सभी को समझ में आई। तो टोटल number of electron, that is capital N, which is equal to n into में volume, that is n into में Al। ये क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे टोटल फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है, तो टोटल फोर्स क्या निकालोगे, टोटल फोर्स निकालोगे, तो टोटल फोर्स के लिए कैपिटल F से डिनोट किया और N से F को स्मॉल f से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, N से स्मॉल f को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए N इज इक्वल टू क्या है आपका, ANAL, और F आपका क्या है, EVB साइन थीटा, EVB साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो कुछ एक रिलेशन होगा, अगर आपको याद होगा, एज I इज इक्वल टू, एक रिलेशन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ANEVD, ANEVD, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, चैप्टर 3। मैंने बोला था पीछे का भूलना नहीं है,
चैप्टर थर्ड में एक रिलेशन हमने पढ़ा था, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। तो देखिए ए एन ई वी डी, वी डी में यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सॉरी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेके चलेंगे, है ना, ए एन ई वी डी। तो ए एन ई वी डी, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। तो ये आपका क्या बन गया, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो पूछिए, आप चेक लीजिए, किसी को कोई डाउट है कहीं पे किसी स्टेप में तो पूछिए, अगर क्लियर है तो एक बार यस लिख दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकाला, दैट इज ईवीबी यानी क्यूवीबी साइन थीटा। क्यू की जगह पे क्या आ गया है ई, क्यू की जगह पे क्या आ गया है ई, और फिर निकाला नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या करा है, स्मॉल एन से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर दिया, वॉल्यूम निकाला ए एल, फिर टोटल फोर्स निकालने के लिए हमने एन से एफ को मल्टीप्लाई कर दिया, एन की वैल्यू पुट कर दी, एफ की वैल्यू पुट कर दी, और हमें मिला एन ए एल ई वी डी वी बी। अब आई इज इक्वल टू चैप्टर थर्ड में हमने पढ़ा था आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, उसकी जगह पे आई पुट कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, विल साइन थीटा। हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, विल साइन थीटा। किसी को कोई डाउट? क्लियर है तो एक बार यस कर दें, रिप्लाई कर दिया करो फटाफट। सर बुक में है ना कुछ अलग सा ही दे रखा है, मतलब ये बुक में मत ध्यान दो, बुक एनसीईआरटी टीचर्स के लिए होती है, ठीक है। बुक में वो वेक्टर फॉर्म में दिखा रखा होगा, वेक्टर फॉर्म में अगर आप ध्यान दोगे तो बी क्रॉस, हाँ तो सर हाँ वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो बी क्रॉस एल, एल और बी के बीच में एंगल जो जो साइन थीटा है ना, अभी थीटा एंगल किसके बीच में है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में आई बी क्रॉस एल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एल यहाँ पे लेंथ हो जाएगा, यस सर, ठीक है, इस तरीके से लिखा होगा, या एल, एल से एंगल है ना, हाँ तो इसको यूं कर लो, एल क्रॉस बी, ये होगा साइन थीटा हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने क्रॉस हटा दिया था इसलिए ये आ गया कि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, तो ये वेक्टर के फॉर्म में ये आ जाएगा, एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो एंड कुछ बुक्स में इस तरीके से भी लिखा होगा वेक्टर फॉर्म में। सर टोटल चार्ज इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी को करंट डेंसिटी लिख रखा है। कोई बात, बुक वाला मैंने देखा नहीं है, इस तरीके से रिलेशन निकालना है, पता नहीं अब तू कहाँ से बोल रहा है, रुक जा मैं देखता हूँ। करंट डेंसिटी भी तो होता है, करंट डेंसिटी उसने फॉर्मूला चेंज कर दिया होगा ना, कुछ अलग किया होगा। सर वो रुक मैं देखता हूँ, सर 136 पेज नंबर। देख लो। रहने दे, इस पे मत जा, कंफ्यूज होगा फालतू में, वही चीज कर रखा है बट एक एक्स्ट्रा स्टेप समझा के कोई फायदा नहीं है उसका, रहने दे, उस पे मत जा। ओके सर। इसी तरीके से करना है। तो सभी को समझ में आ गया, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कोई वायर होगी जिसके ऊपर, जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा। मानसी फिर से बता दो, अच्छा फिर से बता दे मानसी। देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स निकाल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को जब भी इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स अप्लाई होता है, कौन लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है तो वो क्या लगाता है, एफ इक्वल टू क्यू वी बी, याद है,
क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी साइन थीटा, तो वही लगाया हमने। क्यू की जगह पे क्या लिख दिया, ई, ई क्यों लिख दिया, इलेक्ट्रॉन है इसलिए। वी लिख दिया, वी की जगह पे वी डी लिख दिया, क्यों, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। बाकी बी साइन थीटा ऐसी चीज है, ठीक है। फिर हमने देखा कि एन जो है नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एन इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया इंटू लेंथ से, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब टोटल फोर्स निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ से मल्टीप्लाई कर दो, ये एक के ऊपर फोर्स है, टोटल निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपने क्या कर दिया, एन एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, एन की वैल्यू पुट कर दी, एफ की वैल्यू पुट कर दी। हमें पता है कि आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी होता है, तो देखो ए एन ई वी डी, इसकी जगह पे रख दिया आई, बचा क्या, बी और एल, तो क्या हो गया, बी आई एल साइन थीटा, तो ये फोर्स का फॉर्मूला बन गया, बिल साइन थीटा। याद रखने का तरीका, बिल साइन थीटा, ठीक है, बी आई एल साइन थीटा यानी बिल साइन थीटा। और साइन थीटा जो एंगल है, थीटा एंगल जो है, ये एंगल किसके बीच का है, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड का, वायर की जो लेंथ होगी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, दैट इज एल क्रॉस बी, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हो, ठीक है मानसी। क्लियर है सभी को? सर आप बोलो। सर E इज इक्वल टू V बाय L कैसे आता है, E इज इक्वल टू V बाय L, पोटेंशियल बाय लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, V बाय, अच्छा ये कह रहा है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था ना, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, रिलेशन पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट, चैप्टर सेकेंड आई गेस, चैप्टर सेकेंड में। तो ये रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है, तो ये स्मॉल के लिए था, टोटल के लिए निकालोगे तो डीवी की जगह V आ गया और डी आर की जगह L आ गया, क्योंकि R क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कैन बी राइट इन एनी फॉर्म, लेंथ, डायमीटर, किसी के भी फॉर्म में लिखेंगे तो टोटल में वो L लिख दिया, इसलिए E बाई वी बाई एल बन गया वो डी वी बाई डी आर की जगह पे। और माइनस का जो चीज है वो डायरेक्शन को शो करता है, तो मैग्नीट्यूड के सेंस में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, इसलिए E इज इक्वल टू वी बाई एल। क्लियर? चलिए तो फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट, ठीक है, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसमें डायरेक्शन का रोल आ जाएगा, डायरेक्शन अच्छे से समझना होना चाहिए, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसमें क्या है कि दो पैरेलल वायर होंगी, जैसे कि ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d होगा, लेंथ मान लो l है, तो अब इसमें केस क्या बन सकते हैं, केस तीन बन सकते हैं, यानी कि तीन क्या, दो ही बन सकते हैं मेनली, ठीक है, कि दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन सेम हो या दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो, ये दो केस बन सकते हैं, ठीक है। करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो एक वायर की वजह से दूसरे वायर पे कितना फोर्स लगेगा, या दूसरी वायर की वजह से पहली वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये बेसिकली हमें निकालना है। बहुत छोटा सा है, बट रोल जो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज डायरेक्शन। जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, इस दो रूल का यहाँ पे यूज होगा, तो इसका इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो आप जब यहाँ पे करोगे तो राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज यहाँ पे करेंगे, क्लियर है। तो उस चीज का ध्यान में रखते हुए अब एक चीज मेरे को बताइए, कोई भी बताइए, हमने एक रिलेशन निकाला था दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका फॉर्मूला क्या था, कोई भी बताओ मुझे।
किसी को याद है? किसी को याद नहीं है? उसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, ये फॉर्मूला हमने निकाला था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फॉर सेम डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, फॉर सेम डायरेक्शन। अब वो डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकती है और आउटवर्ड भी हो सकती है, मतलब डाउनवर्ड भी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने करंट की डायरेक्शन ले ली अपवर्ड दोनों वायर में, ये वायर 1 हो गई और ये वायर 2 हो गई, ठीक है। मैं फोर्स निकाल रहा हूं सेकेंड वायर पे फर्स्ट वायर की वजह से, मतलब मेरे को जो फोर्स निकालना है वो सेकेंड वायर पे निकालना है, किसकी वजह से? फर्स्ट वायर की वजह से। अब अगर आप फर्स्ट वायर की वजह से सेकेंड वायर पे फोर्स निकालते हो तो आपको ये ध्यान रखना है, अभी जस्ट इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स जब ही लगेगा जब वो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, मतलब समझ में आई? और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होने के कई रीजन हो सकते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होने के रीजन ये भी हो सकता है कि आसपास कोई मैग्नेट रखा हो। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रीजन का ये भी रीजन हो सकता है कि आसपास कोई दूसरी वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रखा है, क्योंकि करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यानी कि अगर एक वायर है और ये दूसरी वायर है, ठीक है, मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये लीजिए दूसरी वायर। अब ये पेन जो है, अगर मुझे इस पे फोर्स निकालना है, इस मार्कर पे फोर्स निकालना है, तो ये मार्कर किसी ना किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब ये दूसरी वायर है, यानी कि जो पेन है इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये जो मार्कर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इसका अपना भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। बट इसका जो अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, अपने करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर अगर फोर्स निकालना है तो उसके लिए किसी दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इसका मतलब मेरे को किसका मैग्नेटिक फील्ड चाहिए? पेन का। अगर पेन का मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मार्कर पे फोर्स लगेगा। उसी तरीके से अगर मुझे पेन पे फोर्स निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड किसका चाहिए? मार्कर का। समझ में आई बात? यानी जिस पे फोर्स निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का यूज होगा, समझ गए? यानी कि अगर मैं फोर्स फर्स्ट पे निकाल रहा हूं पहली वायर पे दूसरे वायर की वजह से, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड किसकी चाहिए होगी? दूसरे वायर की, है ना। दूसरे वायर की क्या होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। और फोर्स किस पे लगेगा? फर्स्ट वायर पे। तो उससे पहले हम अगर दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड का निकालें तो हम क्या निकालेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2, है ना, वायर 2 या कंडक्टर 2 लिख लो, C2, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, यही फॉर्मूले पढ़े हो ना, 2 पाई आर, समझ गए? 2 पाई आर। अब देखो फॉर्मूले में चेंज क्या हो सकता है? आई, जिसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो उसका करंट, यानी इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, तो करंट क्या आ जाएगा? I2। आर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, मतलब इस वायर से अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो उतना डिस्टेंस लोगे, इस पॉइंट पे निकाल रहे हो तो उतना डिस्टेंस लोगे। बट आप किस पे निकाल रहे हो फोर्स? वायर 1 पे, कंडक्टर 1 पे। अब अगर कंडक्टर 1 पे फोर्स निकाल रहे हो तो डिस्टेंस भी तो उतना ही लोगे, यानी आर की जगह पे क्या आ जाएगा? डी। यानी आर की जगह पे क्या आ जाएगा? डी। तो फॉर्मूला क्या बन गया? म्यू नॉट आई टू अपॉन में 2 पाई डी, ठीक है, म्यू नॉट आई टू अपॉन में 2 पाई डी। इतनी बात क्लियर है? समझ गए? यानी कि दूसरे वायर की वजह से डिस्टेंस ले लिया डी, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब भैया इसकी डायरेक्शन भी निकालने आनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन भी निकालने आनी चाहिए। अब अगर आप डायरेक्शन निकालोगे तो डायरेक्शन के लिए क्या लेते हैं? करंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना तो आप क्या यूज करते हो? राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल लगाया सेकंड वायर पे, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, ठीक है, ये फिंगर्स, तो कैसे गया? ऐसे। कैसे गया? ऐसे। यानी कि इस पॉइंट पे, वायर के
पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड। थंब रूल, बाहर की तरफ, यानी कि वायर की इस साइड से तो अंदर की तरफ है इनवर्ड, और वायर की इस तरफ क्या है, आउटवर्ड। तो ये आ गया आउटवर्ड। इतनी बात क्लियर है। मैं कौन से रूल से निकाला, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। चलिए जी, इतनी बात समझ में आ गई। फिर निकालेंगे फोर्स। फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू, फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2 C2, ठीक है। तो यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, और फॉर्मूला क्या लगा देंगे, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। बी किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, दूसरे का, यानी कि B2, है ना। क्या आ जाएगा, B2। और फोर्स है तो जिसका I होगा तो वो क्या आ जाएगा, I1। लेंथ दोनों की सेम है, तो B2 I1 L साइन थीटा। B2 की वैल्यू निकालोगे तो B2 क्या है हमारा, म्यू नॉट I2 I1 L साइन थीटा अपॉन में 2 पाई डी, अपॉन में 2 पाई डी। ये क्या आ गया फॉर्मूला फोर्स का, ये क्या आया, फोर्स का, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। और यही अगर आपसे निकालने के लिए बोल दे फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या निकालने के लिए बोल दे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, तो आप क्या कर दोगे, ये जो L है इसको नीचे ले आओगे, दैट इज अपॉन में L, क्या बन जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 साइन थीटा अपॉन में 2 पाई डी। ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। समझ गए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्शन का बड़ा रोल है, इसलिए ये समझना जरूरी है। ये तो आ गया फॉर्मूला, जो है फॉर्मूले में कुछ नहीं है, कुछ भी कर लो फॉर्मूला यही बनना है, हर केस में फॉर्मूला यही बनना है। जस्ट I1 की I2 यहाँ पे तो फॉर्मूला सेम ही बनेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है। समझना है डायरेक्शन। अब एक बात बताइए, अब आपसे पूछेगा कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो राइट हैंड थंब रूल से हमने निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब हमें निकालना है फोर्स की डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब जैसे ये वायर है, फर्स्ट वायर है, ठीक है, कंडक्टर 1 है। अब इस पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, बाहर की तरफ, यानी आपकी तरफ, ठीक है। अगर ये बोर्ड पे ऐसे रखा है तो ये आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो मैंने देखो ये आपकी तरफ है, तो हमेशा जब भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले सेट करो मैग्नेटिक फील्ड को, चाहे कॉपी को घुमाओ, हाथ तो ज्यादा घूमेगा नहीं, तोड़ना नहीं है हाथ, ठीक है। तो कॉपी को घुमा लो अपने हिसाब से, और मैग्नेटिक फील्ड को उसी तरीके से सेट कर लो। पहले तो सबसे पहले ये काम, मैग्नेटिक फील्ड को सेट कर लिया मैंने, देखो आपकी तरफ सेट किया, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। तो ये जो थर्ड फिंगर होती है इसको क्या कहेंगे, मिडल फिंगर जो होती है इसको क्या है, ये अपवर्ड डायरेक्शन दिखाएंगे, करंट की डायरेक्शन। तो ये देखो अपवर्ड डायरेक्शन में आ गई करंट की डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपकी साइड, फोर्स किस साइड आया, आपके राइट साइड, फोर्स किस साइड आया, आपके राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड आया तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ गई, ये F12 फोर्स। समझ में आया सभी को। फॉर्मूला देखो, मैंने बोला फर्स्ट पे अगर फोर्स निकालोगे तो सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला लगा दिया, म्यू नॉट IT अपॉन में 2 पाई डी। डी होगा वायर की, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस। फिर फोर्स ऑन फर्स्ट निकालोगे ड्यू टू सेकंड, तो सेकंड अगर आप निकालते हो तो फॉर्मूला क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बिल साइन थीटा। तो बी किसका होगा, दूसरे का, यानी B2। करंट किसका होगा, उसी का, यानी कि I1, और L साइन थीटा। BT की वैल्यू आप निकाल चुके हो, म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई डी I1 और L साइन थीटा। पर यूनिट लेंथ बोल दे, बस L से डिवाइड कर दो, हो गया काम खत्म। फॉर्मूला हर बार यही आना है। अब बात आती है डायरेक्शन की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो दूसरे वायर की वजह से इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में करंट उस डायरेक्शन में थंब, और फिंगर के हिसाब से देखेंगे किस वायर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई, बी आउटवर्ड, ठीक है।
उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, फिर फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन पहले मैग्नेटिक फील्ड को सेट करो, फिर करंट की डायरेक्शन सेट करो यानी कि आई, और फोर्स की डायरेक्शन आपको मिल गई, दैट इज टुवर्ड्स राइट यानी टुवर्ड्स कंडक्टर 2, है ना। इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टेड या टुवर्ड टुवर्ड्स कंडक्टर 2, ठीक है, टुवर्ड्स कंडक्टर 2। इतनी बात क्लियर है, सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार यस लिख दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ में आ गया है। ओके, तो आपको समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। चलिए, तो ये था एक पार्ट जिसमें आपका करंट आ गया इसकी तरफ, ठीक है। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं दूसरे वायर का, यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट दो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अब आप अगर सेकेंड पे निकाल रहे हो तो आप क्या ले लोगे, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको चेंज करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटा से, जल्दी से, क्विकली। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखिए, अब हम सेकंड पे निकालेंगे, तो सेकंड पे निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड किसका चाहिए होगा, वायर वन का, वायर वन का चाहिए होगा। तो वायर वन का तो ये रहो C1, तो B2 किसका हो जाएगा, वन का, करंट किसका हो जाएगा, वन का। फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वन का और करंट टू का हो जाएगा। तो वैल्यू जब पुट करोगे तो यही बनना है आपका, ठीक है। फॉर्मूला जब आप पुट करोगे तो यही बनेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, बस डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन कैसे निकालता हूँ। फर्स्ट की वजह से इस पे डायरेक्शन निकालनी, तो फर्स्ट में करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, राइट हैंड थंब रूल, फर्स्ट पे लगाया, तो सेकंड वायर पे कहा जा रहा है, इनवर्ड, सेकंड वायर पे कहा जा रहा है, ये पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये पॉइंट बी, ये B2 था, ये B1 है, ठीक है, ये क्या है, इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड। फिर हम लगाएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो देखिए ये सेकंड वायर है, सेकंड वायर, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड किस साइड है, मेरी साइड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किस साइड है, मेरी साइड है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो देखो कैसे करेंगे, ये मैंने लगाया, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को सेट करेंगे बोर्ड की तरफ, इनवर्ड, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड किस साइड आ गई, आपके लेफ्ट साइड, मैग्नेटिक फील्ड किस साइड आ गई, आपके लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो ये आ गई फोर्स की डायरेक्शन F21, ठीक है। तो अब किस साइड आ गया, टुवर्ड C1, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे निकालना है। अब इसी के बेस पे आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये था सेम डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन दोनों वायर में क्या है, सेम। नाउ द होमवर्क इज कि आपको निकालना है अपोजिट डायरेक्शन की, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर फॉर अपोजिट डायरेक्शन करंट, ठीक है, होमवर्क लिख लो, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर carrying opposite डायरेक्शन करंट, ठीक है, कैरिंग अपोजिट डायरेक्शन करंट, ये होमवर्क है,
इस होमवर्क को होमवर्क लिख लिया आप लोगों ने, होमवर्क पॉजिटिवली आप करेंगे और गूगल क्लासरूम में अपलोड करेंगे, मैं चेक करूंगा, ठीक है। यानी कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इन अपोजिट डायरेक्शन कंडक्टर, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन वाला आप सॉल्व करके प्रॉपर करके दिखाएंगे, क्लियर है। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए और मैं होमवर्क में चेक करूंगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। Torque on a current carrying coil in magnetic field. Torque on a current carrying coil in a magnetic field. Carrying coil in magnetic field, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में इसको आप देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में अब आपके क्या पास है, एक स्क्वायर कॉइल है, स्क्वायर लूप कॉइल है। उस लूप में मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उस लूप को, और उसके ऊपर टोटल फोर्स निकालना है, ठीक है। टोटल फोर्स बेसिकली ट्रांसलेशनल फोर्स तो जीरो ही होगा, टॉर्क जनरेट होगा, तो उस टॉर्क को हम कैलकुलेट करेंगे। तो लूप कैसा है देखिए, डायग्राम समझिए, क्योंकि देखिए डायग्राम को एक्सप्लेन आप खुद कर सकते हैं, मैं डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दैट्स कि आपके पास ये कॉइल है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन का रोल आ जाता है। इस तरीके से कॉइल है, ठीक है। और इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है, यानी कि बी, जो कि कॉइल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। कॉइल के साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। कॉइल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ये लेंथ मान लीजिए, इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से है, ठीक है, समझ गए। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे सेम ही होगा, आप देखोगे। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्लियर। तो ये चीज है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे आपको देख रहा होगा, ये स्क्वायर लूप जो है इस पे 4 सेक्शन, वायर के 4 सेक्शन बन रहे हैं, ठीक है। इसको नेमिंग अगर हम देंगे तो ये नेमिंग किस तरीके से हो जाएगी, PQRS, ठीक है। तो 4 सेक्शन बन गया, PQQRS एंड SP, क्लियर है बात। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है, करंट की डायरेक्शन हमें पता है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बनता है, और फोर्स की डायरेक्शन हमें बेसिकली निकालनी है, ठीक है। तो जब फोर्स की डायरेक्शन अगर हम निकालते हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन निकालते वक्त आप देखोगे तो एक एक पे हम पहले मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन हम निकालते हैं और फॉर्मूला लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं फोर्स ऑन आर्म SP, यानी कि इसको मैं लिख रहा हूं फोर्स SP, ठीक है, फोर्स SP, क्लियर है बात, समझ गए। SP क्या है, इसको 1 से लिख दो, 1 लिख दो, फोर्स 1 लिख दो।
तो फोर्स 1 हम निकाल रहे हैं, और फोर्स 1 यानी कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स क्या लगता है, बिल साइन थीटा, है ना, बिल साइन थीटा, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, बिल साइन थीटा। तो बिल साइन थीटा ये मैंने लगा दिया, बिल साइन थीटा। एल की जगह पे इस पे क्या है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, ब्रेथ है, यानी कि बी, समझ गए, बी आई बी। इतनी बात क्लियर है। और इसके बीच का जो एंगल बन रहा था वो थीटा बन रहा था, तो बी आई बी साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है। डायरेक्शन देखोगे तो डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन इस साइड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस साइड है, और फोर्स किस साइड आ रहा है, ऊपर की तरफ, है ना, फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन आ गई F1, यानी कि क्या आ जाएगा, साइड में लिख दो अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड। क्लियर है बात। फिर निकालेंगे फोर्स ऑन आर्म, एसपी निकाल लिया, पी क्यू निकाल लेते हैं, F2 से लिख दिया। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी आई बिल साइन थीटा होता है, तो लेंथ है तो इसलिए एल लिख दिया, बी मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा, एंगल कितना बन रहा है देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, पर करंट नीचे की तरफ है, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और फोर्स किस तरफ आ रहा है, आउटवर्ड, यानी बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। तो 90 है, तो इसकी जगह पे तो आ जाएगा 90 साइन 90, ठीक है। तो F2 इज इक्वल टू क्या बन गया, बी आई एल, और लिख देंगे, क्योंकि थीटा क्या है, 90 डिग्री है, थीटा कितना है, 90 डिग्री, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, आउटवर्ड, ठीक है, डायरेक्शन क्या आ जाएगी, आउटवर्ड। फिर निकालेंगे फोर्स ऑन आर्म क्यू आर, इसको लिख दो F3 से। अगेन बी आई एल साइन थीटा, बी आ गया यहाँ पे, तो बी आई बी साइन थीटा। और देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन आगे की तरफ है, इसको आगे की तरफ यूं कर सकते हो, ठीक है, या ऐसे कर सकते हो, हाँ ऐसे, करंट मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में है और करंट की डायरेक्शन उस तरफ है, तो फोर्स किस तरफ आ गया, डाउनवर्ड, ठीक है, फोर्स कैसे आ गया, डाउनवर्ड, ये आ गया फोर्स F1, इसका आउटवर्ड था, तो आउटवर्ड कैसे दिखाओगे, आउटवर्ड दिखा दो इस तरीके से, F2, और ये हो गया F3, ठीक है, बी आई बी साइन थीटा, और क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड। फिर निकालेंगे फोर्स ऑन आर्म आर एस, आर एस पे निकालोगे F4, अगेन क्या बन जाएगा, बी आई एल, लेंथ की जगह ये लेंथ आएगी, और साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह क्या बन जाएगा, 90, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट ऊपर की तरफ है, तो फोर्स कहाँ चला गया, इनवर्ड, बोर्ड के अंदर की साइड, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ चलेगी, इनवर्ड, ठीक है, तो ये तो 90 हो गया, ये आ गया बी आई एल, बी आई एल, और ये क्या आ जाएगा, इनवर्ड, ठीक है। तो इसको आप कैसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो, F4 इनवर्ड हो गया। इतनी बात क्लियर है। यहां तक किसी को कोई बात ना समझ में आई हो, किसी को कुछ पूछना हो, हमने चारों फोर्स की डायरेक्शन निकाली है, चारों फोर्स में किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, अगर आ गई है तो एक बार यस कर दो। मनीष को आ गई, सोनिया, मनीष, समीर, सोनम, रावत जी, दिवांशु,
ओके, तो सभी को समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नाउ अगर आप देखो F1 और F3 इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, सेम है। और दोनों का मैग्नीट्यूड F1 और F3 का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं, अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम, लाइन ऑफ एक्शन सेम। तो ऐसे में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो F1 और F3 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। F2 और F4 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में भी है, बट इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। मैंने लाइन ऑफ एक्शन बहुत अच्छे से समझाया था टॉर्क के केस में 11th चैप्टर में, 11th क्लास में। तो लाइन ऑफ एक्शन अगर अलग अलग हो जाएगा तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, टॉर्क, ठीक है। तो इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप स्टेटमेंट लिखिए। ये पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसको रब करना पड़ेगा आगे कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके और स्टेटमेंट लिखिए, या मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे देखिए। एज BIB BIL as F1 and F2 are equal and opposite and have same line of action, so they cancel each other, cancel each other, but F1 और F3 है ना, F1 F3, एक मिनट इंक डाल लो। अब लोगों का टेस्ट था, मैं भूल गया था कल संडे को, दोबारा डिसाइड करके बताता हूँ कब लेना है। हाँ, तो F1 and F3 and F2 and F4 are equal and opposite, but they have different line of action, so they form couple of force known as torque, known as torque। टॉर्क निकालने का फॉर्मूला आपने सीखा है, दैट इज आइदर फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो इधर जरा देखिए डायग्राम को, समझ में आ जाए, नहीं तो बड़ा बनाना पड़ेगा। ये फोर्स और ये फोर्स का अगर डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से है, ये अंदर की तरफ हो गया, ये ऐसे आया और ये बाहर की तरफ हो गया, ये हो गया F4, ये हो गया F2, और ये जो लेंथ है ये क्या है, B, लेंथ क्या है, B। तो और इसका ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसमें ये एंगल हो गया थीटा। तो दोनों के बीच का फोर्स डिस्टेंस निकालना है, फोर्स के बीच का। तो आप देखोगे
तो आप क्या लगा सकते हो, साइन थीटा। क्या लगा सकते हो, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा नहीं, कॉस थीटा लगेगा, हाँ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो गया क्यू आर और ये हो गया एम, ठीक है, क्यू आर और एम। हमें क्या चाहिए, क्यू एम। तो क्यू एम बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि क्यू एम अपॉन में बी, है ना, क्यू एम अपॉन में बी। तो क्यू एम इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, क्यू एम इज इक्वल टू मिल गया बी कॉस थीटा। क्यू एम क्या मिल गया, बी कॉस थीटा। ये क्लियर है, दिख रहा है, क्यू एम हमें क्या मिल गया, बी कॉस थीटा, ठीक है। क्यू एम क्या मिल गया, बी कॉस थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। आइदर फोर्स देखोगे तो F2 और F4 की वैल्यू सेम आ रही थी। वो कितनी आ रही थी, बी आई एल इंटू में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि बी कॉस थीटा। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया। तो बी आई ए कॉस थीटा, बी आई ए कॉस थीटा, ये टॉर्क आया है, ठीक है। अभी पूरा नहीं हुआ है, ये टॉर्क पूरा नहीं हुआ है। बी आई ए, अभी इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर रब करूंगा, स्क्रीनशॉट कर लो। बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, डेरिवेशन बड़ी बड़ी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखिए ये इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। बी आई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो फॉर एन नंबर ऑफ कॉइल्स हो तो एन नंबर ऑफ कॉइल, ये तो एक कॉइल के लिए है ना, एन नंबर ऑफ कॉइल्स हो तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस थीटा, ठीक है। बट जो एन आई ए होता है, एन आई ए होता है, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। एन आई ए जो होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। यानी कि ये हो गया, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाउ इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा, एम बी कॉस थीटा। ये थीटा एंगल किसके बीच का है, ये थीटा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल, है ना, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल यानी सरफेस, ठीक है। अभी देखिए प्लेन, अब आपने एक चीज पढ़ी है एरियल वेक्टर। एरियल वेक्टर क्या होता है, जैसे बोर्ड का जो एरियल वेक्टर होता है नॉर्मल, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, जो बाहर की तरफ आएगा। तो इसका इसका एरियल वेक्टर क्या होगा, इसका एरियल वेक्टर होगा ये जो बाहर की तरफ आएगा, एन कैप, है ना, एन कैप। तो मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल के बीच का एंगल थीटा था, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरियल वेक्टर के बीच का एंगल हमने मान लिया अल्फा, ठीक है। तो बीटा थीटा प्लस अल्फा कितना हुआ, एस देखिए, थीटा, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90। तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन अल्फा। यानी cos थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा यानी कि आप क्या लिख सकते हो, सो टाउ इज इक्वल टू क्या बन गया, एम बी साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा। डायग्राम में ये ऐड कर लेना, अल्फा एंगल, अल्फा एंगल डायग्राम में ऐड कर लेना,
ठीक है, ये F2 था। डायग्राम में अल्फा एंगल ऐड कर लेना, और एक फॉर्मूला बना ये टाउ इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा, और एक बना एम बी साइन अल्फा। एम क्या है, एन आई ए मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कि जब भी किसी सर्कुलर कॉइल में से करंट फ्लो करता है तो उसमें दो पोल बनते हैं, डाइपोल बनते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक मूवमेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं एन आई ए से। ठीक है, तो इसकी जगह पे लिख दिया एम। तो एम बी कॉस थीटा, थीटा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल ऑफ प्लेन ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल। वहीं पे अल्फा जो एंगल है वो है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरियल वेक्टर ऑफ द कॉइल, यानी नॉर्मल वेक्टर ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो इसलिए साइन अल्फा। मोस्टली जो न्यूमेरिकल आएंगे, डेरिवेशन आएगी, उसको आपको यहीं तक सॉल्व करके दिखाना है। दैट मीन्स एम बी साइन अल्फा तक सॉल्व करके आप दिखाओगे, तभी वो डेरिवेशन कंप्लीट मानी जाएगी। और ज्यादातर न्यूमेरिकल इसी पे आते हैं, एम बी साइन अल्फा के ऊपर। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो बताइए। हमने क्या किया, कॉइल के चारों आर्म्स पे यानी 4 आर्म्स पे हमने फोर्स की डायरेक्शन निकाली, फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाला। फिर हमने देखा कि दो फोर्स जो हैं F1 एंड F3 मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो फॉर्मूला एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट F4 एंड F2 जो है इनका मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन है, बट द लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, so they would form a couple of force which is known as torque which is equal to either force into में perpendicular distance। force की वैल्यू हमने निकाली थी BIL, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस डायग्राम के बेस पे, ये डायग्राम आई होप आपको क्लियर होगा। इस डायग्राम के बेस पे QM की वैल्यू हमने निकाल ली, दैट इज B cos थीटा। ठीक है, ये Q अलग से है, ध्यान रखना कहीं इसमें मिक्स कर दो, ये Q यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो cos थीटा निकाला, तो इसकी वैल्यू पुट यहाँ पे करी, वैल्यू पुट करने के बाद n से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, और एन आई इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट यानी एम बी कॉस थीटा। थीटा और अल्फा बना के क्या बनाएंगे 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, और कॉस 90 माइनस अल्फा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा के। तो कॉस थीटा की जगह साइन अल्फा आ गया, फॉर्मूला क्या बन गया, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन अल्फा। ये हो गई डेरिवेशन कंप्लीट। इसमें कोई डाउट आपको तो पूछिए, कोई भी डाउट, और नहीं है तो यस करके एक बार लिख दें ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। ओके सर, सही है। हाँ जी सोनिया बोलिए। थंब रेज कर रही हैं आप, मतलब हैंड रेज कर रही हैं थंब। चलिए, तो सबको क्लियर है? ओके, क्लियर है तो चलिए, मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया आज की क्लास में। तो आज का होमवर्क आपको एक मिल चुका है जिसमें मैंने पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर अपोजिट डायरेक्शन के केस मैंने आपको समझाए, और टॉर्क हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट लास्ट क्लास जो होगी, मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, देन हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है, चैप्टर के, तो चैप्टर ये भी खत्म होने के कगार पे ही है, ऑलमोस्ट फिनिश है। तो प्रिपेयर करते रहो, लॉकडाउन जल्द ही कह रहे हैं खुल जाएगा जुलाई में, क्योंकि अगस्त की छुट्टियां हैं, तो छुट्टियां आपकी इसी में इन्वॉल्व हो रही है। तो आई होप जुलाई तक या जुलाई एंड तक आपका स्कूल और इंस्टीट्यूट सब खुल जाएंगे, तो देन यू कंटिन्यू टू द क्लास इन इंस्टीट्यूट ऑफलाइन। तो बेसिकली आप लोगों को प्रिपरेशन साथ करते रहना है। अदर रेफरेंस बुक जब भी जो भी आप अप्लाई कर सकें सॉल्व करिए, मैंने असाइनमेंट भेजे हुए हैं, असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो आप लोग? पता नहीं कर रहे हो, चेक करना पड़ेगा। तो ओके, तो फिर कोई डाउट नहीं है? अगर डाउट है तो पूछिए,
नहीं तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नो डाउट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।